हाय एवरीबॉडी, माई सेल्फ नरेंद्र कुमार फ्रॉम विद्या मंदिर क्लासेस। तो ये जो एक वीडियो आप देख रहे हैं, इस वीडियो के अंदर मैं फिजिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चंस का डिस्कशन कर रहा हूँ। ये क्वेश्चंस जेईई मेन 2019 के जो 8 क्वेश्चन पेपर्स हैं उनमें से सेलेक्टेड क्वेश्चंस हैं, फिजिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चंस हैं। जो प्रीवियस वीडियोस हैं उनमें कुछ क्वेश्चंस आपको मिले होंगे, कुछ क्वेश्चंस जो रिमेनिंग है वो आपको इस वीडियो के अंदर मिलेंगे। तो आप अपनी स्क्रीन पे देखिए, एक क्वेश्चन आपको दिखाई देगा। ये जो जेईई मेंस 2019 के जो 8 क्वेश्चन पेपर्स हैं उन्हीं में से कोई एक क्वेश्चन है। Two blocks of the same metal having same mass and at temperature T1 and T2 respectively are brought in contact with each other and allowed to attain thermal equilibrium at constant pressure. The change in entropy for this process is। तो ये जो है क्वेश्चन केमिस्ट्री के अंदर आ रहा है, हमारा थोड़ा फिजिक्स टाइप साउंड कर रहा है, बट यहाँ पे जो हम ब्लॉक्स को अगर कांटेक्ट में लेकर के आते हैं तो हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास में एक ब्लॉक है और ये एक ब्लॉक और है। दोनों सेम मेटल के ब्लॉक हैं। इसका टेम्परेचर जो है T1 है, इसका टेम्परेचर जो है T2 है। अब इनके बीच में इक्विलिब्रियम अगर हम कर देते हैं तो इक्विलिब्रियम, इनको अगर हम कनेक्ट कर देते हैं तो इनके बीच में एक थर्मल इक्विलिब्रियम जो है अटेंड हो जाएगा। और थर्मल इक्विलिब्रियम अटेंड होने से के बाद इन दोनों के टेम्परेचर जो है वो सेम हो जाएंगे, जिसको हम कुछ कह लेते हैं टी फाइनल टेम्परेचर है। तो टी फाइनल टेम्परेचर जो है हमारा ये आ जाएगा और ये दो ब्लॉक्स जो है हमारे पास में गिवन है। अब इन दोनों ब्लॉक्स के अंदर ये जो एक रिलेशन गिवन है, हमें सिचुएशन गिवन है टेम्परेचर के बीच में, और वो है कि T1 एंड T2 रेस्पेक्टिवली आर ब्रॉट in contact with each other and allowed to attain thermal equilibrium at constant temperature। तो इसका मतलब एक ब्लॉक का टेम्परेचर हायर होगा, दूसरे ब्लॉक का टेम्परेचर लोअर होगा, तो हीट जो है ट्रांसफर होगी हायर ब्लॉक वाले से लोअर ब्लॉक वाले की तरफ। तो जिसका टेम्परेचर डिक्रीज होने लगेगा, हीट रिलीज होने लगेगी, उसकी एंट्रोपी में चेंज आएगा। जो हीट एब्जॉर्ब करेगा, गेन करेगा, उसकी एंट्रोपी में भी चेंज आएगा। तो हम यहाँ पे ये देख लेते हैं कि हमारे पास में जो फाइनल टेम्परेचर है वो इन दोनों टेम्परेचर का एक इंटरमीडिएट होगा। तो जस्ट हमने एज्यूम कर लिया है कि T1 जो है ग्रेटर देन T2 है, तो TF जो होगा वो बराबर हो जाएगा दोनों ब्लॉक के अंदर फाइनल टेम्परेचर। तो ये इस टाइप से आ गया। अब हम देख लेते हैं कि ब्लॉक 1 की एंट्रोपी में कितना चेंज हो रहा है और ब्लॉक 2 की एंट्रोपी में जो है वो कितना चेंज हो रहा है। ये हमारे पास में ब्लॉक 1 था हमारा, ठीक है, और ये ब्लॉक 2 है। तो अब ब्लॉक 1 के लिए जो एंट्रोपी में चेंज हम देखेंगे, तो ब्लॉक 1 के लिए एंट्रोपी में चेंज निकालने के लिए हम ये जो है पूरा इंटीग्रेट कर लेंगे हमारे पास में dQ1 अपॉन T1 के रेस्पेक्ट में हमने जो भी फाइनल टेम्परेचर हमारा T निकाल लेंगे। और ब्लॉक 2 के लिए अगर हम देखेंगे तो ये जो है dQ2 अपॉन टेम्परेचर T आ जाएगा हमारे पास में। अब इनको हम जैसे जो हीट एक्सचेंज है उसकी वैल्यू अगर हम फाइंड आउट करेंगे तो ये CdT से हमारे पास में जो आ जाएगा CdT अपॉन टेम्परेचर, और ये जो दूसरी वैल्यू आएगी हमारे पास में डेल्टा S2 की, ये भी आ जाएगा CdT अपॉन टेम्परेचर T। और इसको जो है इंटीग्रेट करके हम फाइंड आउट कर लेंगे कि ये वैल्यू जो है वो क्या आएगी। तो अब हम टोटल निकाल लेते हैं। डेल्टा S टोटल जो है, टोटल चेंज इन एंट्रोपी जो है क्या होगा, ये देखिए यहाँ पे जो है हम फाइंड आउट कर रहे हैं ये द चेंज इन एंट्रोपी फॉर द प्रोसेस। तो डेल्टा S ऑफ प्रोसेस जो है वो क्या हो गया, टोटल। डेल्टा S टोटल जो यूनिवर्स के लिए निकालते हैं वो वैसा नहीं है, ये प्रोसेस का डेल्टा S जो है वो क्या होगा आफ्टर अटेनिंग द थर्मल इक्विलिब्रियम। तो ये डेल्टा S1 प्लस डेल्टा S2 हो जाएगा। तो डेल्टा S1 प्लस डेल्टा S2 की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हमने इन दोनों को जो है ऐड कर दिया। तो डेल्टा S प्रोसेस जो है हमारा आ गया CdT बाई T प्लस CdT बाई T। ये हम लिमिट्स जो है हमारी वही इसके लिए T1 है और ये T फाइनल हो गया, ये T2 है और ये हमारा T फाइनल हो गया है। अब इनकी वैल्यूज को हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा ClN T फाइनल बाई T1 प्लस ClN T फाइनल बाई T2। C को हम यहाँ पे कॉमन ले सकते हैं। तो C को कॉमन लेने के बाद में ये जो हमारे पास में एक्सप्रेशन आ जाएगा, ठीक है, ClN हमने कॉमन ले लिया, तो T फाइनल बाई T1 प्लस T फाइनल बाई T2, ये एक एक्सप्रेशन हो गया हमारा। अब इसके अंदर जो है हम
एलसीएम लेकर के बता सकते हैं कि हमारा जो फाइनल है वो क्या होगा। तो CLN T1 बाई T2 आ जाएगा और यहाँ पे जो हमारे पास में एक्सप्रेशन रह जाएगा वो T2 TF हो जाएगा प्लस यहाँ पे जो है T1 TF आ जाएगा और इसको फिर सिंप्लीफाई करके हम बता देंगे कि ये क्या एक्सप्रेशन आ रहा है हमें। TF हम कॉमन ले लेंगे, T1 प्लस T2 हो जाएगा और T1 प्लस T2 को जो हम यहाँ पे T फाइनल की टर्म्स में लिख करके बता सकते हैं कि हमारा क्या होगा। तो T फाइनल अगर हम देखेंगे तो ये T1 प्लस T2 अपॉन 2 हो जाएगा, एवरेज टेम्परेचर जो होता है, और इसकी वैल्यू को जब आप सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो ये आपके पास में जो है एक्सप्रेशन आ जाएगा यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करने के बाद में ऑप्शन नंबर 4 में जो नजर आ रहा है। T फाइनल की वैल्यू को हम पुटअप कर देंगे T1 प्लस T2 अपॉन 2 से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है फॉर द सेल Zn सॉलिड Zn2 प्लस और एक अननोन हाफ सेल है, डिफरेंट हाफ सेल्स एंड देयर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स आर गिवन बिलो। ये एक स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू गिवन है, विच कैथोड विल गिव अ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ई नॉट सेल पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड। एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है तो मैक्सिमम ई नॉट की वैल्यू जो है किस में ऑब्टेन्ड होगी, ये हमें प्रेडिक्ट करना है। तो यहाँ पे सेल रिएक्शन का एक्सप्रेशन लिख लेते हैं और फिर ई नॉट की वैल्यू क्या होगी ये देख लेते हैं। ई नॉट की वैल्यू में जो है हमें जस्ट ये देखना है कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर जो है कितना आ रहा है, उसके लिए सेल रिएक्शन की जरूरत पड़ेगी। तो सबके अंदर जो हमारा एनोड है वो तो जिंक का इलेक्ट्रोड ही होगा, कैथोड जो है हमें चेंज करना होगा। तो कैथोड के अलग अलग केसेस हम ले लेते हैं। तो सबसे पहले जो हमने कैथोड ले लिया है वो गोल्ड का कैथोड ले लिया है। तो गोल्ड का कैथोड ले लेंगे तो ये Au3 प्लस प्लस 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे और ये Au बन जाएगा। तो अब इसको हमें 3 से मल्टीप्लाई करना होगा और इसको 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो जो सेल रिएक्शन है उसके अंदर जो है 6 इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हो जाएगा और 6 इलेक्ट्रॉन के लिए जो रिएक्शन है 3Zn 2Au3 plus gives 3Zn2 plus and 2Au। अब इस रिएक्शन के लिए जो E नॉट सेल है उसकी वैल्यू हम देख लेते हैं क्या होगी। तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल यहाँ पर गोल्ड का जो है 1.40 है एंड स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जिंक हाफ सेल का जो है वो गिवन है -0.76। तो ये -0.76 वोल्ट आ गया। तो ये ई नॉट सेल की वैल्यू आ गई और ई नॉट सेल की वैल्यू को चेक करेंगे तो ये 2.16 आ रहा है। 6 इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हो रहा है और 2.16 है पर इलेक्ट्रॉन। अगर हम देखेंगे तो ये वैल्यू जो है 2.16 अपॉन 6 हो जाएगा, पर इलेक्ट्रॉन जो है 2.16 अपॉन 6 आ जाएगा। नाउ दूसरा अगर हम देखते हैं, जिंक का ही हमारा एनोड है, इसके ऑक्सीडेशन से जिंक आयन बन गया और ये इलेक्ट्रॉन बन गया। सेकंड जो है वो सिल्वर का हमारा कैथोड है। तो सिल्वर के कैथोड के अंदर इसको ट्वाइस करना होगा और फिर इसको हम ऐड कर देते हैं। तो जिंक प्लस 2Ag गिव्स Zn2 प्लस प्लस Ag प्लस इसका जो ई नॉट सेल है। अब इलेक्ट्रॉन्स अगर हम चेक करते हैं तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है। ई नॉट सेल जो है यहाँ पे सिल्वर का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल -0.80 वोल्ट है और जिंक का वही -0.76 वोल्ट है। तो इसकी वैल्यू को जब हम ऐड करेंगे तो ये 1.56 वोल्ट आ जाएगा। यहाँ पे ये 2.16 वोल्ट था। तो अब जो भी हमारा आंसर होगा वो इन्हीं दोनों में से कोई एक होगा। आयरन का इलेक्ट्रोड लेने से कोई ज्यादा चेंज नहीं आएगा, फेरस और फेरिक के इलेक्ट्रॉन में भी कोई ज्यादा चेंज नहीं आएगा क्योंकि उनके जो कैथोड के जो रिडक्शन पोटेंशियल्स है वो बहुत कम है। एनोड कैथोड का जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो हायर वैल्यू में सिल्वर और गोल्ड के लिए। बस अब यहाँ पे पर इलेक्ट्रॉन हमें चेक करना है।
तो गोल्ड के अंदर देखिए कि 2.16 वोल्ट ई नॉट सेल है, बट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो 6 है, तो वैल्यू जो है वो 2.16 अपॉन 6 करना पड़ेगा मैं। ये जो है फर्स्ट टाइम इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है। जनरली कोई इस टाइप का एक्सप्रेशन हम नहीं करते हैं, बट एग्जामिनर जो कह रहा है उसको हम निकालेंगे। तो ये 2.16 अपॉन 6 करेंगे तो ये 0.36 जो है वैल्यू आ जाएगी। और सिल्वर के लिए देखिए यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन का इन्वॉल्वमेंट है, 2 इलेक्ट्रॉन के लिए 1.56 है, तो आप निकाल सकते हैं कि पर इलेक्ट्रॉन जो है ये बहुत हायर वैल्यू होगी सिल्वर के रिस्पेक्ट में। तो अब आप डिसीजन ले सकते हैं कि जो है हमारा क्वेश्चन जो कह रहा है कि विच कैथोड विल गिव अ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ई नॉट सेल पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड, तो पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड मैक्सिमम वैल्यू जो हमें नजर आ रही है वो सिल्वर हाफ सेल के अंदर नजर आ रही है। सो थोड़ा सा ट्रिकी सा है, थोड़ा डिफरेंट अप्रोच टाइप का क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। A solid having density of 9 into 10 to the power 3 kilogram per meter cube forms face centered cubic crystals of edge length 200 times of root 2 pm. What is the molar mass of the solid? तो ये सिंपल सी कैलकुलेशन बेस्ड है। तो आपको पता है कि जो फॉर्मूला होता है, ये तो 12th के लिए जैसे स्कूल में बोर्ड में भी फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आता है, तो उसी टाइप का क्वेश्चन हो गया ये। सॉलिड हैविंग डेंसिटी, तो डेंसिटी जो है गिवन है, Z हम फाइंड आउट कर लेंगे, मोलर मास कैलकुलेट करना है, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल देख लेंगे क्या है, तो इनकी सबकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। 9 इंटू 10 टू द पावर 3 इज इक्वल्स टू फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल है, उसके लिए Z 4 हो जाएगा। मोलर मास प्रेडिक्ट करना है और एज लेंथ की जो वैल्यू गिवन है 200 टाइम्स ऑफ रूट 2 पिकोमीटर गिवन है, तो ये -12 मीटर क्यूब कर लेते हैं। डेंसिटी जो है एसआई यूनिट में ही गिवन है और ये एवोगाड्रोस कांस्टेंट को हमें कंसीडर करना है 6 इंटू 10 टू द पावर 23। इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे मोलर मास के लिए, तो ये 9 इंटू 10 टू द पावर 3 इंटू 200 टाइम्स ऑफ रूट 2 इंटू 10 टू द पावर -12 का होल क्यूब इंटू 6 इंटू 10 टू द पावर 23 डिवाइडेड बाय 4। ये जो भी आपका रिजल्ट है दैट विल बी योर आंसर। तो आप चेक कर सकते हैं कि इसका जो रिजल्ट है वो क्या आएगा और फिर ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर द केमिकल रिएक्शन X in equilibrium with Y, the standard reaction gives energy depends on temperature in Kelvin as equation given 120 minus 3 by 8T. The major component of the reaction mixture at T is, तो यहाँ पे इस रिएक्शन का हमें स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज ऑफ रिएक्शन गिवन है टेम्परेचर के साथ, मेजर कंपोनेंट प्रेडिक्ट करना है। तो मेजर कंपोनेंट हम तभी बता पाएंगे जब हमें इस रिएक्शन का जो Q है वो पता लग जाएगा या इस रिएक्शन का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो पता लग जाएगा। तो अब यहाँ पे ये जो भी टेम्परेचर है उसकी वैल्यू के लिए Q की वैल्यू K की वैल्यू क्या हो सकती है ये हमें चेक करना है। तो इसको जो स्टैंडर्ड रिएक्शन होती है, स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है रिएक्शन का, उसके साथ अगर कंपेयर करेंगे तो हमें पता लग जाएगा कि इसका क्या हमारा आंसर जो है वो एक्सपेक्टेड है। जो स्टैंडर्ड रिएक्शन होती है स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज के लिए ये -RT ln Q टाइप की रिएक्शन होती है, सॉरी डेल्टा Z नॉट के लिए हम K यूज करेंगे। सो -RT ln K इक्विलिब्रियम टाइप की रिएक्शन होती है। और दूसरी जो रिएक्शन है हमारे पास में डेल्टा Z नॉट इज इक्वल्स टू डेल्टा H नॉट माइनस T डेल्टा S नॉट टाइप का एक्सप्रेशन आ गया। तो अब इन दोनों को अगर हम कंपेयर करते हैं, स्पेशली हम इसके साथ अगर कंपैरिजन करते हैं, तो ये हमें जो इक्वेशन है वो इसी टाइप की इक्वेशन नजर आ रही है, इसी के साथ कंपैरिजन हमें मिल रहा है। फिर यहां से हम वहां पे वैल्यू को पुटअप करके देख लेंगे कि क्या होगा। मतलब आइडिया ये है कि आपको टेम्परेचर की एक वैल्यू पिकअप करनी है, उसको यहाँ सब्स्टिट्यूट करना है, डेल्टा Z नॉट निकालना है और फिर उसको K इक्विलिब्रियम के साथ इंटरप्रेट करना है कि K इक्विलिब्रियम की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आ रही है या लेस देन 1 आ रही है और फिर चूज करना है कि क्या हो रहा है। तो यहाँ पे टेम्परेचर को अगर हम निकाल लेते हैं, इसको 0 कंसीडर कर लेते हैं, ये 120 हो गया -38/T हो गया। तो जब हम यहाँ पे डेल्टा Z नॉट को 0 कंसीडर करेंगे
इफ डेल्टा जी नॉट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल्स टू 0, देन के इक्विलिब्रियम जो है हमारा वो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और के इक्विलिब्रियम 1 होना ये इंडिकेट कर रहा है कि जो x और y है वो इक्वल अमाउंट में है। तो इसको t के लिए सॉल्व कर लेंगे। तो t के लिए सॉल्व करने से ये हमारे पास में 120 इंटू 8/3 आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये 320 केल्विन आ जाएगा। तो अब 320 केल्विन पर इस रिएक्शन का के इक्विलिब्रियम अगर हम देखेंगे तो वो 1 हो जाएगा। अब हम चेक कर लेते हैं अलग अलग। तो 320 केल्विन पर हम देखते हैं तो ये जो हमारा एक्सप्रेशन है उसका डेल्टा जी नॉट जो है वो 0 आ रहा है। अब टेम्परेचर अगर हम 320 केल्विन से अगर ज्यादा कर देंगे तो डेल्टा जी नॉट इसका जो है नेगेटिव हो जाएगा। डेल्टा जी नॉट इसका नेगेटिव हो जाएगा, ये टर्म डोमिनेट करना स्टार्ट कर देगी। डेल्टा जी नॉट इसका नेगेटिव हो जाएगा तो इसका मतलब के इक्विलिब्रियम जो है हमारा पॉजिटिव हो जाएगा, ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। और के इक्विलिब्रियम ग्रेटर देन 1 होगा, इसका मतलब y विल बी ग्रेटर देन x। सो y will be greater than x at temperature greater than 320 Kelvin. तो y will be major component if temperature is greater than 320 Kelvin. तो 320 Kelvin पर तो कोई वैल्यू है ही नहीं, है 350 Kelvin ऑप्शन नंबर 4 में, लेकिन वहां पे मेजर कंपोनेंट x कह रहा है। तो अब टेम्परेचर अगर हम डिक्रीज करते हैं, इफ टेम्परेचर इज लेस देन 320 Kelvin, इफ टेम्परेचर इज लेस देन 320 Kelvin, देन डेल्टा जी नॉट इसका पॉजिटिव हो जाएगा। डेल्टा जी नॉट पॉजिटिव होने का मतलब है कि इस इक्विलिब्रियम में के इक्विलिब्रियम लेस देन 1 हो गया है। के इक्विलिब्रियम लेस देन 1 हो गया है तो इसका मतलब है x इज ग्रेटर देन y, x इज द मेजर कंपोनेंट। सो इफ x विल बी द मेजर कंपोनेंट इफ टेम्परेचर इज लेस देन 320 केल्विन, if temperature is less than 320 Kelvin, x will be the major component that is given in option number 1. नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कैसा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर 10 मिलीग्राम इफरवेसेंट टैबलेट containing sodium bicarbonate and oxalic acid releases 0.25 ml of CO2 at T equals to 298.15 Kelvin and pressure is equals to 1 bar. If molar volume of CO2 is 25 liter under such condition, what is the percentage of sodium bicarbonate in each tablet? तो यहाँ पे जो है 10 मिलीग्राम इफरवेसेंट टैबलेट कंटेनिंग सोडियम बाइकार्बोनेट और ऑक्सैलिक एसिड है। तो ऑक्सैलिक एसिड सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ जब रिएक्ट करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है रिलीज हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड का वॉल्यूम हमें एक सर्टेन टेम्परेचर और प्रेशर पर गिवन है और कह रहा है कि इसी कंडीशन के अंदर जो है कार्बन डाइऑक्साइड का जो मोलर वॉल्यूम है वो 25 लीटर है। तो यहाँ पे हम मोल्स आइडेंटिफाई कर लेते हैं और ये जो भी मोल्स हैं कार्बन डाइऑक्साइड के वो सोडियम बाइकार्बोनेट से ही ऑब्टेन्ड हो गए और सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ इसको जो है हम रिलेट कर लेते हैं कि क्या रिलेशन आएगा इस क्वेश्चन के लिए। तो इक्वेशन हमारी जो है वो ये है गई, सोडियम बाइकार्बोनेट और ऑक्सैलिक एसिड का एक मिक्सचर है। So 2 moles of sodium bicarbonate and 1 mole of oxalic acid, ये एक मिक्सचर है। इस मिक्सचर का जो मास है वो 10 मिलीग्राम है। इसकी रिएक्शन से जो प्रोडक्ट बनेगा वो सोडियम ऑक्सलेट प्लस वाटर एंड प्लस CO2। यहां पे जो CO2 ऑब्टेन्ड हो रहा है वो 0.25 ml बन रहा है, 0.25 ml ऑफ CO2। तो यहां पे इसके मोल्स अगर हम निकालेंगे 0.25/25 इंटू 1000, ये लीटर में गिवन है, मिलीलीटर में इसको कन्वर्ट कर लेते हैं तो इतने मोल्स जो है वो CO2 के आ गए। अब देखिए जितने भी मोल्स CO2 के होंगे उतने ही मोल्स जो है वो सोडियम बाइकार्बोनेट के भी इस 10 मिलीग्राम सैंपल के अंदर रहे होंगे। तो हमारे पास में आ गया है मोल्स ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट इन इफरवेसेंट टैबलेट। तो ये 0.25/25 इंटू 1000। अब हम इसका मास निकाल लेंगे। सो मास ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट in effervescent tablet 0.25/25 into 1000 into molar mass of the sodium bicarbonate। तो सोडियम बाइकार्बोनेट का जो मोलर मास है वो 84 है। तो ये दिस मच ग्राम जो है हमारे पास में सोडियम बाइकार्बोनेट आ गया इन 10 मिलीग्राम।
अब इसको जो है हम परसेंटेज में कन्वर्ट कर लेंगे, तो मास ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट अपॉन मास ऑफ मिक्सचर इनटू 100 इज द परसेंटेज। तो ये मोल्स है, इसको मिली मोल्स में, सॉरी ये ग्राम है, इसको मिलीग्राम में कन्वर्ट करके 10 से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर लीजिए और देखिए फिर आपका कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्टली मैच कर रहा है इस क्वेश्चंस के ऑप्शंस के साथ। इसी स्क्रीन पे एक और क्वेश्चन है, इफ अ रिएक्शन फॉलोज द अरेनियस इक्वेशन द प्लॉट ln वर्सेस 1/RT gives a straight line with a gradient -y unit. The energy required to activate the reaction is, तो इस रिएक्शन के अंदर जो है हमारा अरेनियस इक्वेशन का यूज हो रहा है और अरेनियस इक्वेशन का जो एक्सप्रेशन होता है ln k इज इक्वल्स टू ln a माइनस EA बाय R इंटू 1/T। तो यहाँ पे ये जो कर्व हमें प्लॉट करने के लिए कहा जा रहा है वो 1/RT, तो ये y इज इक्वल्स टू mx प्लस सी टाइप की इक्वेशन हो गई। तो x एक्सिस पे हमें 1/RT को प्लेस करना है, x एक्सिस पे हमें 1/RT को प्लेस करना है और y एक्सिस पे हमें ln k को प्लेस करना है। तो फिर इसका जो स्लोप होगा वो -e के बराबर हो जाएगा। ग्रेडियंट जो कह रहा है वो आपका स्लोप हो गया, तो स्लोप जो है -y के बराबर हो गया। तो हमारे इक्वेशन के अकॉर्डिंग स्लोप जो है वो -e के बराबर एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ के बराबर होगा। तो एक्टिवेशन एनर्जी जो है इसके अंदर देखिए उसकी क्या वैल्यू आ रही है, एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू जो है वो y यूनिट हो जाएगी। इजी सा क्वेश्चन है, ग्राफिकल एनालिसिस पर बेस्ड क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ए डाइल्यूटेड मिल्क सैंपल, एक डाइल्यूटेड मिल्क सैंपल गिवन है, उसका फ्रीजिंग पॉइंट गिवन है -0.2 डिग्री सेल्सियस while it should have been -0.5 degree Celsius for pure milk. How much water has been added to pure milk to make the diluted sample? जब आप यहाँ पे डाइल्यूशन करेंगे तो कॉन्सेंट्रेशन जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। कॉन्सेंट्रेशन जब डिक्रीज हो जाएगी तो इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो भी अफेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम एक इक्वेशन बना लेते हैं, जैसे हमने पहले भी किया था कि डाइल्यूशन आप कर रहे हैं, एक सॉल्यूशन है, डाइल्यूटेड मिल्क सैंपल को एक सॉल्यूशन मान लीजिए, उस सॉल्यूशन के अंदर जो सोल्यूट के मोल्स है वो सेम ही रहेंगे, सॉल्वेंट का जो मास है वो चेंज हो जाएगा, तो उसकी जो मोलैरिटी है उसमें थोड़ा चेंज आएगा। तो उसके अकॉर्डिंग रिलेट करके हम बता सकते हैं कि कितना मास जो है हमने ऐड कर दिया है, क्या कर दिया है यहाँ पे। So freezing point of a diluted milk sample is found to be -0.2 degree Celsius while it should have been -0.5 degree Celsius for pure milk. So how much water has been added to pure milk to make the diluted sample? प्योर मिल्क को भी हम एक सोल्यूशन ले लेते हैं और डाइल्यूटेड मिल्क को भी हम एक सोल्यूशन ले लेते हैं। इन दोनों के अंदर जो सॉल्वेंट है हमारा वो कॉमन ही होगा, सोल्यूट जो है वो मिल्क हो गया हमारे पास में, और ये KF इसके लिए वाटर के लिए हम कंसिडर करेंगे और इसके अंदर जो वाटर का मास है जो डिफरेंट सिचुएशंस के अंदर वो फाइंड आउट कर लेते हैं। तो फिर हमें पता लग जाएगा कि क्या रेशियो आ रहा है हमारे पास में, किस टाइप से जो है रिलेशन है। तो ये दो इक्वेशंस बना करके हम रिलेट कर सकते हैं कि क्या हमारे पास में रिलेशन आएगा। मास का रेशियो आ जाएगा, इस मास के रेशियो को रिलेट करके हम आंसर निकाल सकते हैं। जस्ट कैलकुलेशंस है इसमें और कुछ नहीं है। तो ये हमने एक रिलेशन देख लिया कि डेल्टा TF इज इक्वल्स टू KF इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पार्टिकल अपॉन मास ऑफ वाटर टेकन। तो ये जस्ट मतलब प्योर मिल्क और इम्प्योर डाइल्यूटेड मिल्क दोनों के लिए हम फाइंड आउट कर लेते हैं। तो फॉर प्योर मिल्क अगर हम देखते हैं तो इस रिलेशन के अकॉर्डिंग ये फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो आ रहा है हमारा -0.5 डिग्री सेल्सियस। तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट हो गया 0.5, सो दैट इज इक्वल्स टू KF इंटू सॉल्यूट के कुछ मोल्स होंगे, वाटर का कुछ मास हो जाएगा। अब डाइल्यूटेड मिल्क के लिए तो डाइल्यूटेड मिल्क के लिए अगर हम देखेंगे तो ये 0.2 हो जाएगा, KF वही रहेगा, नंबर ऑफ मोल्स भी वही रहेंगे।
अब वाटर का मास जो है वो चेंज हो गया है, ठीक है। जो सॉल्वेंट है हमारा W डैश इज ग्रेटर देन W, W डैश इज ग्रेटर देन W, एक्सप्रेशन आ गया है। अब इनकी वैल्यूज को हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि क्या हो गया, तो हम फाइंड आउट कर लेते हैं W डैश अपॉन W की वैल्यू जो है वो क्या होगी। तो W डैश अपॉन W की वैल्यू निकालने के लिए आ जाएगा हमारे पास में 0.5 अपॉन 0.2, ठीक है, इंटू KF इंटू N अपॉन W, और ये जो है हमारे पास में 0.2 KF इंटू N अपॉन W डैश आ जाएगा। तो ये KFN जो है कैंसिल हो जाएगा, तो W डैश अपॉन W की वैल्यू जो है 5/2 आ गया। तो देखिए पहले जो हमारे पास में 2 पार्ट्स वाटर था, बट अब जो है 5 पार्ट्स वाटर हो गया हमारे पास में, 5 पार्ट्स जो है वाटर हो गया। तो इसका मतलब है कि ये जो 2 पार्ट्स वाटर था वो प्योर मिल्क के अंदर वाटर था, अब 5 पार्ट्स वाटर आ गया। तो इसका मतलब ये जो 2 पार्ट्स है वो तो रहेगा ही रहेगा, 3 पार्ट्स इसके अंदर कुछ और एक्स्ट्रा आ गया है, 3 पार्ट्स इसके अंदर कुछ हमने एक्स्ट्रा वाटर ऐड कर दिया है। तो ये जो हमारा ऑप्शन आ रहा है इसके अंदर वो है 3 कप्स ऑफ वाटर टू 2 कप्स ऑफ प्योर मिल्क आ जाएगा। इसी पेज पे एक क्वेश्चन है, उसको देखिए, एन एग्जांपल ऑफ सॉलिड सोल। पेंट जो है हेयर क्रीम, बटर, पेंट, इन सब के अंदर जो है कोई एक लिक्विड टाइप का कंपोनेंट होगा, तभी ये जो है आप विजुलाइज करिए पेंट कैसा होता है, हेयर क्रीम कैसी होती है, और बटर जो है किस टाइप का होता है। जेम स्टोन के अंदर जो है दोनों कंपोनेंट जो होते हैं वो सॉलिड होते हैं। तो सॉलिड सोल का मतलब हो गया सॉल्यूट और मतलब डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्शन फेज, डिस्पर्शन मीडियम, दोनों जो होंगे वो सॉलिड ही होंगे। लाइक जो हमारे पास एल्यूमिना है, उस एल्यूमिना में Al2O3 होता है। कुछ Al2O3 यूनिट्स को अगर हम Cr2O3 यूनिट से अगर डिस्प्लेस कर देते हैं तो ये रूबी का फॉर्मेशन हो जाता है। तो रूबी जो है बेसिकली एक सॉलिड सोल है। तो इस क्वेश्चन के अंदर हम कहेंगे 26 के अंदर 2 जो ऑप्शन है हमारा वो करेक्ट ऑप्शन आ जाता है। नेक्स्ट देखिए जो हमारे पास में क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में K2HgI4 इज 40% आयोनाइज्ड इन एक्वा सॉल्यूशन है, द वैल्यू ऑफ इट्स वेंट ऑफ फैक्टर हमें फाइंड आउट करना है। तो K2HgI4 एक कॉम्प्लेक्स है और ये जब डिसोसिएट होगा K2HgI4 जब डिसोसिएट होगा तो इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो प्रोड्यूस होंगे वो 3 पार्टिकल्स ही प्रोड्यूस होंगे, 2K प्लस एंड HgI4 2 माइनस जो है ये पार्टिकल आ जाएगा हमारा। तो अब इस पार्टिकल में हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि अगर ये 1 है तो ये 0 और 0 है, ये अगर अल्फा डिसोसिएट हो गया है तो ये 2 अल्फा बन गया है और ये अल्फा बन गया है। टोटल पार्टिकल्स को अगर हम देखेंगे तो 1 + 2 अल्फा आ गया, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स विच इज इक्वल्स टू I। So total number of particles after dissociation upon total number of particles before dissociation is the Vent of factor। तो यहाँ पे अल्फा की वैल्यू जो है वो 0.4 हो जाएगी। तो टोटल पार्टिकल्स 1 + 2 × 0.4 विच इज 1.8। तो ये हमारा जो है क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। फिर एक और क्वेश्चन है यहाँ पे देखिए, गिवन द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc ऑफ रिएक्शन Cu solid + 2Az + aqueous Cu2 + aqueous + 2Az aqueous, ये कैलकुलेट E0 सेल ऑफ दिस रिएक्शन। तो ये Kc गिवन है इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और E0 सेल की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो ये तो सिंपल सा एक रिलेशन होता है, उस रिलेशन के बेसिस पे हम देख लेंगे। E सेल इज इक्वल्स टू E0 सेल माइनस यहाँ पे जो 2.303 RT/F की वैल्यू को हमें कंसिडर करना है 0.059, और ये जो सेल रिएक्शन है उसके लिए n की वैल्यू जो है वो 2 हो जाएगी, log2 / 10, और ये जो है वो Q होता है। अब हम यहाँ पे Q को जब Kc बना देंगे तो ये 0 हो जाएगा। तो 0 इज इक्वल्स टू E0 सेल माइनस 0.059 अपॉन 2, ये वोल्ट में भी आ रहा है हमारा, तो log ऑफ Kc हो जाएगा। अब Kc की वैल्यू हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके E0 सेल के लिए सॉल्व कर लेते हैं। तो माइनस 0.059 अपॉन 2 log, ये है 10 × 10⁻15, 10 × 10⁻15,
इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे ई नॉट सेल के लिए, और ई नॉट सेल के लिए सिंप्लीफाई करने के बाद में जो भी हमारा आंसर आएगा वो एक करेक्ट एक्सप्रेशन होगा इसका। तो ये जो है वो वोल्ट में ही आ रहा है हमारा, मिली वोल्ट में तो नहीं आएगा, और वोल्ट के अंदर 2 वैल्यू दे रखी है, तो आप सॉल्व करके देख लीजिए कि क्या होगा ये, दैट इज द करेक्ट एक्सप्रेशन। तो इस टाइप से हमने ये इस वीडियो के अंदर कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हैं। तो इसमें आयनिक इक्विलिब्रियम, ये क्या कहते हैं, लिक्विड सॉल्यूशन का क्वेश्चंस है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के जो है हमारे क्वेश्चंस हो गए। तो नेक्स्ट जो रिमेनिंग क्वेश्चंस है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।